इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को काट 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 करेंगे, मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम, डिस्ट्रीब्यूशन सेम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक रेडियस सेम, सब कुछ सेम सेम। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 3 का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने ऑलरेडी 1 to 20 एलिमेंट्स पढ़ लिए थे। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट हाइड्रोजन, हीलियम टू कैल्शियम, राइट। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज गोइंग टू बी द फर्स्ट पेज ऑफ योर चैप्टर एंड द सेकेंड पेज ऑफ योर चैप्टर। मतलब कि आपके टेक्स्ट बुक का जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है, बिगिनिंग है, वहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर। ईच एंड एवरीथिंग इन आवर यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। फॉर एग्जाम्पल, दाबेली इज मेड अप ऑफ मैटर, पिज़्ज़ा इज मेड अप ऑफ मैटर, बर्गर इज मेड अप ऑफ मैटर, बाजरीनो रोटलो इज मेड अप ऑफ मैटर, यू आर मेड अप ऑफ मैटर, आई एम मेड अप ऑफ मैटर, पैसा इज मेड अप ऑफ। तो हर एक चीज़ किससे बनी है बच्चों? मैटर से बनी। मैटर को अगर हम बार बार डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा सिखाया गया है कि उसको एटम कहते हैं, राइट। बट बहुत सालों पहले महर्षि कन्नड़ जी ने पहले से बता दिया था कि कण कण में भगवान है। सुना होगा आप लोगों ने डायलॉग, राइट। सो दैट कण, परमाणु, उसका जो वर्ड जो आया है जहाँ से ये एटम, वो कौन थे? महर्षि कन्नड़ थे। इन्होंने डिस्कवर किया था। कब किया था? इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, उन्होंने अराउंड 500 BC, बिफोर क्राइस्ट, अराउंड 500 BC उन्होंने ये चीज़ बता दी थी। इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर विच इज नोन एज पदार्थ, स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स आप करते जाओ, आप एकदम लास्ट पार्टिकल पहुंच जाओगे जो सबसे छोटा होगा, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा। उसी को उन्होंने नाम क्या दिया बेटा? परमाणु। क्या नाम दिया? परमाणु। फिर एक और वैज्ञानिक हुआ करते थे, फिलोसॉफर, पकुदा कत्तेयामा। उन्होंने बोला था कि दिस पार्टिकल्स, ये जो पार्टिकल्स है, जो परमाणु, जो किसने बताया? महर्षि कन्नड़ जी ने बताए। अगर वो पार्टिकल सारे एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे तो क्या बनेगा? मैटर बनेगा। क्या बनेगा? मैटर। फर्स्ट पेज क्लियर गाइस? आगे बढ़े। नाउ उसी एरा के अंदर फिर कौन आए? ग्रीक फिलोसोफर्स आए। उसके पहले जो फर्स्ट पेज में जो हमने बात की दैट वाज अबाउट इंडियन फिलोसोफर्स। उसके बाद कौन आए? ग्रीक फिलोसोफर्स। ग्रीक फिलोसोफर्स में दो नाम याद करने पड़ेंगे, डेमोक्राइटस एंड ल्यूसिपस। बोलो सब लोग, और जोर से बोलो, डेमोक्राइटस एंड। ये दो ग्रीक फिलोसोफर्स थे। उन्होंने बताया इफ वी गो ऑन डिवाइडिंग मैटर, अगर हम मैटर को काट 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 करेंगे तो एक समय आएगा, एक स्टेज आएगा जब हम आगे उसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। वी वॉन्ट बी एबल टू डिवाइड दैट पर्टिकुलर मैटर फर्दर। और वो जो स्टेज होगा, उस छोटे से पार्टिकल को हम क्या नाम देंगे? एटम। किसने नाम दिया? डेमोक्राइटस ने नाम दिया। समझ में आ रहा है? मैटर का बच्चा एटम, एटम का नाम किसने दिया? डेमोक्राइटस। क्योंकि वो क्या समझा था कि मैं हूं फादर जिसने ढूंढा एटम, तो मैं बाप, तो मैं बच्चे का नाम दूंगा पार्टिकल का, वो क्या होगा? एटम। Is that clear? कोई डाउट? Now, it was totally based on philosophical consideration because during that period of time, it was before 18th of century. तो वहाँ पर उस समय पे उतने सारे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स, माइक्रोस्कोप्स, ये सब सारी चीज़ें नहीं थी। तो उन्होंने जो भी ये मान्यताएं दी है वो सारी फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन है, राइट। उसको एक्सपेरिमेंटल में हमने 18th सेंचुरी के बाद लाना चालू किया। फिर ये सब रियलाइजेशन हुआ हमें कि भाई एटम्स के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे, वो भी उसको भी डिवाइड कर सकते हैं। वो भी आगे जाके क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स में टूट जाएगा। ये पहले नहीं पता था, लेटर ऑन पता चला। धीरे धीरे सब लोग पीछे जो डिस्कवरी जिसने भी की थी एटम की, वो सारे गलत होते गए। नाउ वी हैव एंटोइने लवॉइजियर, इस चैप्टर का हीरो एंटोइने लवॉइजियर, जिसने लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस दिए। कौन से लॉज दिए बेटा?
दो लॉज दिए उसने केमिकल कॉम्बिनेशन के। पहला लॉ कौन सा था बेटा? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। दूसरा कौन सा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दोनों लॉ को अभी हम पढ़ेंगे यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे। लेट्स टॉक अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। इसका दूसरा नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। इसका जो स्टेटमेंट है वो जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था, PROUST। उसने ये बताया था कि फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास दो एलिमेंट्स है, अगर मेरे पास कितने एलिमेंट्स है? दो एलिमेंट्स है। सब लोग सुबह में उठ के क्या पीते हैं? अरे पानी पानी पीते हो आप लोग, राइट? H2O क्या है? H2O। आप बता सकते हो इसमें H कितने हैं बेटा? O कितने हैं? सो 2:1 कह सकता हूं मैं इसका प्रपोर्शन। कितना प्रपोर्शन है इसका? 2:1। मतलब कि अगर मैं दो एटम किसके लूँ? हाइड्रोजन के लूँ, तो मुझे एक एटम किसका लेना पड़ेगा? ऑक्सीजन का। अगर मान लो कि मैंने 4 हाइड्रोजन लिए, तो ऑक्सीजन कितने लेने पड़ेंगे? 2 देने पड़ेंगे। देने नहीं, लेने पड़ेंगे, राइट? कोई डाउट यहाँ पर? अगर मैं यहाँ पर 8 हाइड्रोजन लूँ तो कितना लेने पड़ेंगे? 4। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 ग्राम। हाइड्रोजन का मास कितना होता है बेटा? 1 ग्राम। तो अगर मैं 1 ग्राम हाइड्रोजन लूं तो चलेगा? नहीं चलेगा। मुझे कम से कम कितने हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे? 2 ग्राम, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? H2O बनाना है बेटा। तो मुझे कितना ग्राम चाहिए? 2 ग्राम। और 2 ग्राम के सामने कितना ग्राम चाहिए? 16 ग्राम। समझ में आ रहा है? अगर क्वेश्चन आया कि हमने लिए है 24 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, तो वाटर बनाने के लिए और कितने ऑक्सीजन का मास चाहिए होगा? बताओ। if you have 24 gram of hydrogen, if you have 24 gram of hydrogen, that means how many number of atoms you have of hydrogen? 24 हाइड्रोजन है। बट जब आप इसको H2 के फॉर्म में लिखोगे तो कितने हो जाएंगे? 12 H2, मतलब कि H2 के फॉर्म में लिखना है ना आपको, तो 12 ही है आपके पास। अंडरस्टूड? अगर ये 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है तो सामने ऑक्सीजन कितने चाहिए होंगे? आप ध्यान से देखो बेटा, 12 O चाहिए होंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपको तो H2O बनाना है। आर यू गेटिंग इट? इफ यू आर नॉट गेटिंग इट, आई विल टेल यू यूनिटरी मेथड जो हम बचपन में किया करते थे। देखो ये मेथड बहुत सिंपल है। मैंने क्या पूछा आपको? 24 ग्राम हाइड्रोजन को कितना ऑक्सीजन चाहिए होगा, ये पूछा मैंने, राइट? अब देखो, अगर मुझे पता हो कि 2 ग्राम को कितना चाहिए, 2 ग्राम को कितना चाहिए बेटा? 16 ग्राम। तो 24 ग्राम को कितना ऑक्सीजन चाहिए? x ग्राम। अंडरस्टूड? अब मैं क्या करूँगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या करूँगा बच्चों में? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्या मिल जाएगा मुझे? 2x इज इक्वल टू 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2। कोई डाउट यहाँ पर? अब देखो यहाँ पर x इक्वल टू 16 इंटू 24 डिवाइडेड बाय 2। आंसर क्या आएगा? 2 8 जा 16। अब 8 इंटू 24 करेंगे, कितना आएगा? कैलकुलेट करो फटाफट। कितना आएगा बच्चों? अगर आप 12 ऑक्सीजन का मास मल्टीप्लाई करोगे इससे, क्योंकि मैंने बताया ना आपको कितने ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे? 12। तो 12 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, तो 12 इंटू क्या होगा बेटा? 16 करेंगे। आंसर क्या आएगा? चेक करो। आ गया? समझ में आ रहा है? मतलब कि इफ यू आर टेकिंग 24 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, देन कितना ऑक्सीजन लेना पड़ेगा अपने को? 192 ग्राम। ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है कि ये जितना बढ़ रहा है
ये भी कंपैरेटिवली उतना ही बढ़ता जा रहा है। अंडरस्टूड? अगर गलती से मान लो कि अगर गलती से आपने H2O का रेशियो बदल दिया, आपने इसको बना दिया 2:2 और ये बन गया H2O2, भाई साहब ये बन गया जहर। क्या बन गया? ये जहर। इसको पी डाला तो लाइफ में वो मर गया। समझ में आ रहा है? वाई? बिकॉज H2O गिव्स यू लाइफ और H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसको जैसे ही पियोगे फिर अपनी आंखें खुलेगी नहीं। जितने भी सब्सक्रिप्शन लिए होंगे आपने OTT प्लेटफॉर्म के, सबके सब क्या हो जाएंगे? वेस्ट। समझ में आ रहा है? कोई डाउट? इसलिए पासवर्ड बताया करो फ्रेंड्स को ताकि बेचारे कोई तो यूज़ कर सके, आप मर जाओ तो H2O2 पी के। ठीक है, चलिए, तो ये समझ में आया सबको? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, that elements are combined in fixed proportions. Elements are combined in fixed proportion to form कंपाउंड। अगर इसमें प्रपोर्शन चेंज हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, सब का सब क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। इज इट क्लियर? कोई डाउट बच्चों? चलिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो H2O इज वाटर, ये देता है जिंदगी। H2O2 प्रपोर्शन चेंज किया, हो गया ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये क्या देगा बच्चों? सही बात है, रेड से लिखेंगे बेटा, मौत है मौत। कोई डाउट? क्लियर? अब बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? ये गली का बच्चा जानता है, बिकॉज इसको कई बार आपने शायद 7th में, शायद 8th में कहीं ना कहीं सुना होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स एटम्स कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। ये सारी चीज़ें जो है वो क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ अभी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroy. Clear up to here? Now एक एग्जाम्पल करेंगे हम इसका। H के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2। Cl के कितने एटम्स हैं यहाँ पर? 2। यहाँ पर देखो H के कितने एटम्स हैं? 2। Cl के कितने बच्चों? 2। आप देखकर बता दो खाली कि अगर H 2 है, मतलब 2 ग्राम हुआ, Cl कितने हैं? 2 है, तो एक Cl का कितना होता है? एक क्लोरीन का कितना होता है? 35.5। क्या होता है बेटा? होता है कि नहीं होता है? सो 35.5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आएगा? 71। क्या है ये? 73 ग्राम। क्या यहाँ पर भी है आपके पास 73 ग्राम? यस। सो इन दिस इक्वेशन वी कैन क्लियरली सी कि जितना रिएक्शन हुआ था H2 और Cl2 के बीच में, राइट,
जितना भी रिएक्शन हुआ था हाइड्रोजन के 2 ग्राम, Cl2 का 71 ग्राम, 71 प्लस 2 कितना हुआ 73 ग्राम्स हुए। जितना रिएक्शन हुआ उतना ही फाइनल में क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट मिल रहा है, वो भी कितना है 73 ग्राम। द लेफ्ट हैंड साइड इज नोन एज रिएक्टेंट while right hand side is known as product. So atoms can neither be created nor destroyed. ये भी आप दिमाग में रख ही लो। वो कहाँ से आया, वो यहाँ से ही आया। ये है रिएक्टेंट, 2 है इसलिए रिएक्टेंट्स, एंड ये है प्रोडक्ट। Okay, done. Now, उसके बाद जो आए जॉन डल्टन जी फ्रॉम इंग्लैंड। आए कब, 1766 आए और दे दिया एटॉमिक थियोरी, बता दिया एटम की कुंडली निकाल के दे दी उन्होंने कि भाई ये लो 6 चीज़ें। उन्होंने क्या किया, डेल्टन भाई ने बहुत सिंपल सा लॉजिक यूज़ किया कि बहुत लोग आए, सब कुछ दिया उन्होंने अपना अपना, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, एक एटॉमिक थियोरी बना देता हूँ। सो ही टोल्ड अस मेन 6 पॉइंट्स, जिसके अंदर उसने एटम के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया, राइट। सो द फर्स्ट पॉइंट इज all matter is made up of very tiny particles called as atoms. We already know this. हर मैटर किससे बना है, छोटे छोटे एटम से बना है, अंडरस्टूड। देन विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, उनके पास और कोई काम धंधा तो है नहीं, एटम्स करेंगे क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन करेंगे, है ना प्रियांश, करेंगे कि नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी हैव एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल्स, ये तो बाद में गलत हो गया था बट अभी तो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इनडिविजिबल पार्टिकल्स, एटम्स के चीज़ पता चली थी कि भाई इसको इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन चार्जेस में इसको अलग कर सकते हैं, बट ये चीज़ सही है कि भाई क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड आप केमिकल रिएक्शन में कर सकते नहीं हो। जितना भी मास ऑफ रिएक्टेंट होगा इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट। अगर मान लो कि ये 2 नहीं लिखा आपने और अगर ये सिर्फ HCl लिखा है तो ये इक्वेशन पूरी नहीं है, ये खोखली इक्वेशन हो गई, अब अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन हो गया है। इसको हम कहते हैं स्केलेटल। कौन सा बोलते हैं हम लोग अनबैलेंस्ड को, अनबैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन अगर होगी तो उसको हम बड़े ही शिद्दत से क्या कहेंगे, स्केलेटल। क्लियर। Then atoms of a given element are identical in mass and chemical properties. गिवन एलिमेंट के एटम्स मतलब कि फॉर एग्जाम्पल मैंने कार्बन एलिमेंट दिया तो उसमें कितने एटम्स होंगे बेटा, सारे के सारे जितने भी एटम्स होंगे वो क्या होंगे, कार्बन के ही होंगे, उसी को तो एलिमेंट कहते हैं, राइट। अगर मैं बोलता हूँ मेरे पास कार्बन एलिमेंट है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, सब अलग अलग, डायमंड कार्बन कोल सब क्या है, कार्बन से ही बना हुआ है। अब मैंने आपको एक दे दिया डायमंड, ये कार्बन एलिमेंट से बना है, तो उसमें जितने भी एटम्स होंगे कार्बन के वो सारे एक दूसरे से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम टू सेम कार्बन कॉपीज, बराबर है। मिलियन वाह जुड़वा होता है ना, वैसे मिलियन वाह बहुत सारे एटम्स होते हैं वहाँ पे, राइट। तो वहाँ पर सारे एटम्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होते हैं। जैसे कि एटम्स के अंदर कार्बन है, एक एलिमेंट है, दूसरा कार्बन मिलेगा, ए भाई तू तो मेरे जैसा दिखता है, वो भी यही बोलता है, ए भाई तेरे बाल भी मेरे बाल जैसे, तेरा वजन कितना है, मेरा 6 ग्राम, तेरा वजन कितना है, मेरा भी 6 ग्राम, हाय भाई। तो ये रहता है उनका सब कुछ सेम, मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम, डिस्ट्रीब्यूशन सेम, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम, एटॉमिक रेडियस सेम, सब कुछ सेम सेम, कोई डाउट, ठीक। अब 5th पॉइंट पे आए थे हम लोग, नहीं 4th पे आए। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये तो कोई बोलने की बात है,
समझ में आ गया होगा तो पढ़ के ही समझ में आ जाता है, हैं? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर एलिमेंट अलग अलग होंगे तो क्या होगा? अब मान लो कि एलिमेंट अलग है, ठीक है, तो मैं आऊँगा ऐसे, तेरा वजन कितना? वो बोलेगा मेरा 20 ग्राम। तेरा वजन कितना? मेरा 40 ग्राम। तू कौन है? मैं हूँ कैल्शियम। वो कौन होगा 20 ग्राम वाला? बताओ आप लोग, बताओ बताओ कौन होगा? है ही नहीं कोई। 19 ग्राम पे कौन है बेटा? 19 ग्राम पे कौन है? क्लोरीन। और नियॉन कौन से पे है? तो बोलो फिर, अंडरस्टूड? सोडियम है 23 पे, मैग्नीशियम है 24 पे, और एल्यूमिनियम कितने पे? 27 पे। ये मैंने मास नंबर लास्ट लेक्चर में कराया था बेटा। यही होता है जब लेक्चर 1 ठीक से हम नहीं पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद घर पे जाके याद नहीं करते, है ना? मास नंबर याद करवाए थे ना स्मितू? कराए थे ना? गाल अभी तो तू थोड़ा लेकर आया है, घर पे लाल लेके जाएगा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट लेक्चर में याद चाहिए बेटा। चलिए, ये कलरफुल बोर्ड दिख रहा है आपको? करना है उसका गाल कलरफुल कर। याद कर ले, मर जाएगा। देखो आगे बढ़ते। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म कंपाउंड्स। एटम्स कंबाइन होते हैं, ठीक है, होल नंबर्स में। मतलब ऐसा नहीं होता है कि हाइड्रोजन बोलता है हमें 2 जना जाइसू, हम कितने आएंगे? 1.5 आएंगे, मतलब मैं पूरा और उसको काट के लेके आऊंगा हाइड्रोजन को गलुड़िया की तरह। ऐसा होता नहीं है, होल नंबर्स में ट्रैवल करते। अगर H2O बनेगा, H 1.5 नहीं बनेगा। आप समझ रहे हो? H2O बनेगा, ऐसा नहीं हो सकता है भाई आधा अधूरा जाओ। ओके, होल नंबर्स हैं। द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन अ गिवन कंपाउंड। जो भी मैंने अभी आपको समझाया लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, बस उसी की बात कर रहे हैं कि जो भी रिलेटिव नंबर होता है और काइंड्स ऑफ एटम्स जो उसमें होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज के अंदर CH और O होता है, C6 H12 O6। फिर ऐसा नहीं होगा कि कल उठ के नया अपडेट आया ग्लूकोज में, ये वाला बहुत खतरनाक, ऐसा नहीं। आप समझ रहे हो? जो फॉर्मूला जिसका है वो वैसा रहेगा। एसिटिक एसिड अगर CH3COOH है तो वो ऐसा ही रहेगा। इथेनोइक एसिड का भी CH3COOH वो ऐसा ही रहेगा। अंडर दारू का हमने पढ़ा था CH3CH2OH, है ना? कब कोतरी भर के लेके गए थे नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर में वो। तो वो जैसा है वैसा ही रहेगा, वो चेंज होगा नहीं। इज दैट क्लियर? सो यहाँ पर हम चैप्टर 3 का लेक्चर 2 और करते हैं, और 2 लेक्चर है इसमें आएंगे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? महर्षि कन्नड़ जी ने क्या बताया परमाणु के बारे में? पकुदा कत्तेयामा सर ने क्या बताया? इसी से क्या बनता है? डेमोक्राइटस और लूसिपस ने क्या बताया? काट 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 करोगे तो एटम मिलेगा। फिलोसॉफिकल कंसिडरेशन नहीं था, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, उनका वांक नहीं था। तुक्का मत बोलो यार, मेहनत थी वही की, लॉजिकल थिंकिंग। हाँ मतलब वही, नॉट थ्रू एक्सपेरिमेंट। मतलब एंटोनी लवॉइजर जी ने क्या किया था? 2 लॉज बता दिए, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कंजर्वेशन ऑफ मास का। कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या आता है? H2O। देखो आप, ये प्रोपोर्शन चेंज करोगे तो बेटा कंपाउंड चेंज हो जाएगा। कंपाउंड चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज, पीने वाला भी चेंज हो जाएगा। ठीक है? कोई डाउट? यहाँ पर है मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अनबैलेंस हुआ तो स्केलेटल खोखला हो गया, हड्डियाँ दिखने लगी। H = 2, Cl = 2, H = 2, Cl = 2, इधर भी 73 ग्राम। मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। डाल्टन्स एटॉमिक थियरी ने क्या बताया 1766 में इंग्लैंड के अंदर? इंग्लैंड में पैदा हुआ था भाई। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। वो इंडिविजिबल होते हैं, वो आइडेंटिकल होते हैं मास और केमिकल में, जो सेम सेम होते हैं, एक ही एलिमेंट के होंगे अगर दोनों कार्बन कार्बन, अभी जस्ट डिस्कस किया हमने। डिफरेंट एलिमेंट्स के होंगे, मान लो कि एक एलिमेंट कार्बन है, दूसरा कौन है बेटा? पोटाशियम है, तो सबका मास अलग अलग होगा ना। वो बोलेगा तू कौन मैं कौन, चल निकल। एटम्स कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर्स टू फॉर्म। आधा अधूरा जाता नहीं है ना? हमारे घर पे अढ़ी बच सकते हैं पर हाइड्रोजन अढ़ी शेयर हो सकते नहीं है।
द रिलेटिव नंबर एंड काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड. सो हियर वी एंड आर सेकेंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 3. मिलते हैं लेक्चर 3 के अंदर.